एजाक एल डोर, मतलब अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। साल 2011 में सीरिया में एक बच्चे ने दीवार पर यह नारा लिखा था। यहाँ डॉक्टर से इशारा बशर अल असद की तरफ था। उस समय अरब स्प्रिंग चल रही थी। अरब देशों के कई तानाशाहों की सरकार जा रही थी। इसी कड़ी में बशर अल असद के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हुए। असद ने लोगों पर गोलियां चलवाई, प्रोटेस्ट भड़के और देश सिविल वॉर की भेंट चढ़ गया। कट टू दिसंबर 2024। 8 दिसंबर की सुबह सुबह वही डॉक्टर बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि सीरिया में निजाम बदल गया है। विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। 24 साल से सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद इस समय रूस में पनाह लिए हुए हैं। उनके सीरिया से भागने के बाद कई जगह जश्न मनाया गया। पर जानकार इस खुशी को क्षणिक बता रहे हैं। कईयों का मानना है कि ये तख्तापलट सीरिया में अंदरूनी कलह और बढ़ाएगा। ये उसके लिए एक नए बुरे अध्याय की तरह साबित हो सकता है। इसकी कुछ झलकियां 7 और 8 दिसंबर को देखने को भी मिली। तख्तापलट के बाद इजराइल ने सीरिया में गोलन हाइट से 10 किलोमीटर अंदर तक की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहां अपना बफर जोन घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए। यानी सीरिया का मसला हल नहीं हुआ है, बल्कि जंग का एक नया चैप्टर खुल गया है और इस बार लड़ने के लिए पहले से ज्यादा प्लेयर्स हैं। तो आज के शो में हम समझेंगे बशर अल असद के तख्तापलट की पूरी कहानी, सीरिया का भविष्य कैसा होने वाला है और सीरिया में हुए तख्तापलट से दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Higher and ITEL. सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। सीरिया मिडिल ईस्ट में पड़ता है। इसकी सीमा तुर्की, इराक, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान से लगती है। पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। इसी दमिश्क शहर पर 7 दिसंबर को विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया। बशर अल असद, उनके भाई बासिल और उनके पिता हाफिज अल असद के मुजस्मे तोड़े गए। असद परिवार की सारी निशानियां मिटा दी गई। असद परिवार ने लगभग 50 साल सीरिया पर शासन चलाया। तो उनकी सत्ता गई कैसे हुआ दमिश्क पर कब्जा? इसकी शुरुआत हुई पिछले महीने यानी नवंबर के महीने 27 तारीख को इदलिब शहर से। यहाँ हयात तहरीर अल शाम यानी HTS नाम के एक गुट का कब्जा है। साल 2020 तक HTS और असद सरकार के बीच यहाँ भयानक जंग चली थी। फिर तुर्की और रूस ने समझौता करवाया। 2024 की शुरुआत से ही यहाँ असद की फौज और HTS के लड़ाके भिड़ते रहे थे, लेकिन नवंबर महीने में HTS ने इदलिब शहर से डिटरेंस ऑफ एग्रेशन नाम का मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। 27 नवंबर की रात 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर HTS के विद्रोहियों का कब्जा हो गया। 28 नवंबर को इन इलाकों से असद की सेना पीछे हट गई। 29 नवंबर को ये विद्रोही एलेप्पो शहर की तरफ बढ़े। 29 नवंबर की रात तक शहर के हवाई अड्डे समेत कई सैन्य अड्डों में इनका कब्जा हो गया। 30 नवंबर को विद्रोहियों ने पूरा शहर कब्जा लिया। अलेप्पो पर कब्जे के बाद असद की सरकार और रूस ने मिलकर विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं दिखा। 30 नवंबर की शाम तक विद्रोही हमा शहर की तरफ बढ़ने लगे। 1 दिसंबर तक पानी सिर के ऊपर जा चुका था। बशर अल असद ने अपने सहयोगियों को याद किया। इस दिन ईरान के विदेश मंत्री भी सीरिया पहुंचे, साथ देने का पूरा वादा किया। फिर 2 दिसंबर को विद्रोही गुट सीरिया के तारीखी शहर हमा शहर पहुंचे। ये शहर तारीखी क्यों है? क्योंकि बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने यहाँ एक नरसंहार करवाया था। साल था 1982। दरअसल इस साल फरवरी महीने में मुस्लिम ब्रदरहुड ने हाफिज की तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हाफिज ने अपनी सेना भेजकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा दी। दावा किया जाता है कि इसमें 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसी वजह से इस शहर के लोग असद परिवार को पसंद नहीं करते। जब विद्रोही गुट हमा शहर में दाखिल हुए तो यहाँ उनका स्वागत किया गया।
5 दिसंबर तक हमा शहर में पूरी तरह विद्रोहियों का कब्जा हो चुका था। यहाँ से राजधानी दमिश्क महज 200 किलोमीटर दूर था, यानी असद का किला ढहने ही वाला था। बस एक और बड़े शहर का फासला था और यह शहर था होम्स। ये सीरिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे दमिश्क का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है, माने राजधानी जाने के लिए यहीं से गुजरना पड़ता है। यहीं पर सीरिया के 2 सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी कंपनियां भी हैं। व्यापार के लिहाज से भी ये शहर काफी अहम था। यहीं पर रूस के कुछ सैन्य अड्डे थे। 7 दिसंबर को यहाँ पर भी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और इसी रात विद्रोही दमिश्क में घुसने में भी कामयाब हो गए। 8 नवंबर की सुबह पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलट हो चुका है। वो सीरिया छोड़कर रूस पहुंचे अपने परिवार के साथ। अब इसके बाद सीरिया का क्या होगा, ये आगे जानेंगे। पहले जानिए इस तख्ता पलट के पीछे के कुछ किरदारों को। इस पूरे ऑपरेशन को हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने लीड किया। ये एक सुन्नी संगठन है, अल-कायदा से टूटकर बना है। इसका एक धड़ा इस्लामिक स्टेट को भी समर्थन देता है। 2017 में लगभग आधे दर्जन संगठनों ने मिलकर HTS बनाया। हालांकि विरोध में कई छोटे छोटे गुटों का भी समर्थन HTS को मिला, जैसे नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और कुछ तुर्की समर्थित गुट। दूसरा बड़ा ग्रुप है कुर्द समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी SDF। यह गुट सीरिया में एक सेक्युलर लोकतंत्र बनाने की बात करता है। इसका पूर्वी सीरिया के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण है। अमेरिका इसको पैसा और हथियार पहुंचाता है। बशर अल असद की सत्ता का विरोध करता है। यह तो हुई बात संगठनों की। इस तख्ता पलट का चेहरा कौन बना? कई बड़े नाम हैं, लेकिन HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। कौन है ये? 1982 में सऊदी अरब में पैदा हुए। बाद में वो सीरिया की राजधानी दमिश्क रहने आ गए। इससे पहले जुलानी के दादा गोलान हाइट्स में रहते थे। गोलान हाइट्स सीरिया का एक इलाका है जिस पर 1967 से इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया था। साल 2000 में हुए दूसरे इंतिफादा में भी जुलानी की भूमिका रही थी। फिर जब 2003 में अमेरिका ने इराक में अपनी सेना उतारी, उस समय वो बगदाद चला गया और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने लगा। 2013 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। इसी दौरान सीरिया में इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ। जुलानी इसी दौर में अबू बकर अल बगदादी के संपर्क में आया। बगदादी ने जुलानी को सीरिया में कई अहम पदों पर रखा। उसने सीरिया में ISIS की शाखा जबात अल नुसरा फ्रंट शुरू किया। इस ग्रुप का उद्देश्य था 2011 में भड़के गृह युद्ध के दौरान बशर अल असद की सेना से लड़ाई। अल जुलानी बगदादी का लेफ्टिनेंट बन गया। 2015 में जुलानी और बगदादी के बीच मतभेद हुए। जुलानी ने बगदादी का साथ छोड़ दिया और अपना खुद का नया संगठन बना लिया। उसने अल-कायदा से हाथ मिला लिया। फिर साल 2017 में कई अन्य समूहों के साथ विलय के बाद इस ग्रुप का नाम हयात तहरीर अल शाम यानी HTS हो गया। इस बीच इस्लामिक स्टेट के पांव उखड़ने शुरू हो चुके थे। सीरिया में मची हलचल के बाद विदेश से भी रिएक्शंस आए। एक एक करके सुनते हैं। All measures must be taken to ensure the protection of all minorities and to avert reprisals and acts of revenge. 叙利亚的前途和命运应当由叙利亚人民来决定。我们希望各相关方本着对叙利亚人民长远和根本利益负责的原则，尽快找到恢复稳定秩序的政治解决方案。 At long last, the Assad regime has fallen. This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. अब आते हैं सीरिया के भविष्य पर। इस तख्ता पलट के बाद सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जलाली ने कहा कि देश में चुनाव होने चाहिए, पर यह कितना संभव है? सीरिया के मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालिए। HTS के अलावा सीरिया में लगभग आधे दर्जन बड़े संगठन हैं जो असद के हटने का इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई तुर्की, कुछ अमेरिका के समर्थन से चलते हैं। जानकार कहते हैं कि उनमें पावर स्ट्रगल होने की पूरी आशंका है। अमेरिका ने भी सीरिया में मोर्चा खोल दिया है। वो इस्लामिक स्टेट के अड्डों पर हमले के दावे कर रहा है। जानकार कहते हैं कि वो रूस के अड्डों को निशाना बना रहा था ताकि वो वहां दोबारा अपना प्रभाव न बढ़ा सके। इजराइल भी गोलान हाइट्स से लगभग 10 किलोमीटर अंदर घुस चुका है। उसने यहाँ बफर जोन बना लिए हैं। असद सरकार गिरने के बाद इजराइल ने 50 साल में पहली बार सीरिया बॉर्डर पार कर वहां के गोलान हाइट्स वाले हिस्से में अपनी सेना भेजी है। इससे पहले 1973 में इजरायली सेना सीरिया में घुसी थी। इसके अलावा इजराइल ने यह भी कहा कि सीरिया में हुए डेवलपमेंट से हिजबुल्लाह का खतरा कम हो जाएगा। उसका दावा है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार सीरिया के रास्ते ही आता था।
ईरान असद सरकार के मदद से यहाँ हथियारों के ट्रक भिजवाता था। अब बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ कि इजराइल सीरिया में हुए डेवलपमेंट को आखिर कैसे देख रहा है और वो उसका फायदा कैसे उठा सकता है। क्या वो सीरिया पर कब्जे की मंशा रखता है? इसराइल देखिए, अब कई 2-3 चीजें चाहता है। पहली बात तो ये चाहता है कि सीरिया बटा रहे, क्योंकि अगर सीरिया बटा हुआ है कुर्दों, द्रूज और अलावाइट्स और सुन्नी मुसलमानों के बीच में, तो कोई खतरा नहीं लगता उनको उससे। उनको ये चाहिए कि सीरिया जो है वो ईरान का भी पिट्ठू ना बने और उसके लिए वेपन्स और हथियार हिजबुल्लाह को ना प्रोवाइड करे। वो ये भी चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हो जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए हैं दमस्कस के आसपास और बाकी सीरिया में, ताकि उनकी मिसाइल, उनकी हथियार बनाने की फैक्ट्रियां, उन सबको नेस्तो नाबूद कर दें। और वो चाहते हैं कि कोई केमिकल वेपन्स का भी डर ना रहे फ्यूचर में इनसे। तो उन्होंने पिछले 2 दिनों में कोई 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए हैं। कुछ जमीन भी हथिया ली है गोलान हाइट्स में, क्योंकि वो गोलान हाइट्स पे कब्जा कर चुके थे 67 में। वो चाहते हैं कि वो हिस्सा उन्हीं के पास रहे, तो उन्होंने और आगे तक बफर जोन भी ले ली है। और वो चाहते हैं कि सीरिया जो है वो ना हिजबुल्लाह और ना ईरान के साथ मिले, और ना आगे से किसी जिहादी ग्रुप का कोई थ्रेट हो। और अगर नेशनलिस्ट सीरिया भी हो तो वो भी उनके लिए खतरा है, क्योंकि कोई भी नेशनलिस्ट होगा तो वो गोलान हाइट वापस मांगेगा, या और पैन अरबिस्ट होगा तो वो फलस्तीन का मुद्दा उठाएगा जरूर। अब समझते हैं बशर अल असद के सत्ता से जाने की वजह। 3 बड़ी वजह इसके पीछे बताई जा रही है। पहली तो सीरिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इससे असद सरकार की आर्थिक हालत खस्ता थी। सैनिकों को महीनों से पैसे नहीं मिल रहे थे। ऐसे में उनकी सेना लगभग आधी हो गई। वहीं विद्रोहियों के पास अमेरिका के लेटेस्ट हथियार और पैसा था। इससे वो लड़ाई में 20 साबित हुए। इससे असद की सेना का मनोबल कमजोर हुआ और उनकी सेना हार गई। दूसरी वजह गाजा वॉर। 7 अक्टूबर से गाजा में जंग चल रही है। इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल है और ईरान में अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लगा हुआ है, मतलब ईरान का भी समर्थन हासिल है। ईरान बशर अल असद का सहयोगी रहा है। अतीत में ईरान पर बशर को पैसा और हथियार भेजने का आरोप भी लगा है। लेकिन पिछले 13 महीनों से चल रही गाजा में जंग में हिजबुल्लाह और ईरान का फोकस गाजा पर चला गया और उसी जंग पर ज्यादा रहा। हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप और कमांडर भी इसी जंग में खत्म हो चुकी है। इसी का फायदा उठाकर एचटीएस ने सीरिया की सेना पर हमला बोल दिया। और तीसरी वजह रूस यूक्रेन जंग को बताया जा रहा है। रूस भी पिछले 3-4 महीने में अपनी जंग में ज्यादा ही व्यस्त हो गया है। बाइडेन जाते जाते यूक्रेन को रूस के खिलाफ खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे चुके हैं। इससे जंग तो वैसे ही भड़की हुई है, ऊपर से रूस ने सीरिया में तैनात किए हुए डिफेंस उपकरण और कुछ हथियार भी वापस ले लिए थे। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक S-300 मिसाइल सिस्टम पहले ही सीरिया से वापस ले लिया गया है। इसलिए सीरिया की आर्मी इस मोर्चे पर भी कमजोर हुई है। सीरिया से ताज़ा अपडेट्स क्या हैं? बशर अल असद के देश छोड़ने के बाद लोग उनके महल में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे थे। पूरे दमिश्क शहर में कानून व्यवस्था फेल हो गई थी। अब विद्रोही उसे ठीक करने में लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोही गुटों ने अपने लड़ाकों को सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया है। लड़ाके ट्रैफिक व्यवस्था भी संभाल रहे हैं। CNN के मुताबिक इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट से कुछ इजरायली जेट सीरिया की तरफ उड़ान भरते हुए देखे गए हैं। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक वहां सीरिया की एम्बेसी पर अधिकारियों ने सीरिया का झंडा उतरवाकर विद्रोहियों का झंडा फहरा दिया है। अब बढ़ते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। सीरिया में बशर अल असद ने लगभग 25 साल राज किया। उनकी लेगेसी को आखिर कैसे याद किया जाएगा? अब मैं आपको अगर बताऊं सही से, तो उनकी लेगेसी को इस तरह से याद किया जाएगा जैसे हिटलर की लेगेसी को याद किया जाता है जर्मनी में। यानी कि एक भयानक सपना, अंग्रेजी में जैसे नाइटमेयर कहते हैं। क्योंकि आप देखें कि 50 साल गालिबन इनकी पूरी फैमिली ने रूल किया। इनके भाई, बंधु, बाप सब उसमें मिले हुए थे। उसमें सिर्फ इस खाना जंगी में, सिविल वॉर में ही कह रहे हैं 6 लाख आदमी मर चुके हैं। 1.25 लाख आदमी जो हैं वो इनके प्रिजन्स में, इनके जेलों में गायब हो चुके हैं। एक्सट्रीम टॉर्चर था। सारी कहानियां आ रही हैं, बहुत सालों से आ रही हैं बाहर, 10-15 साल से, कि कैसे वहां पे ना तो
कोई सनलाइट आ सकती थी, रोशनी नहीं पहुंच सकती थी, आप आवाज नहीं उठा सकते थे वहां पे, आपको साइलेंस में रहना पड़ता था, खामोशी में बिल्कुल प्रिजन्स में। तो मतलब बहुत ही टॉर्चरस प्रिजन्स थे, हर तरह की चीज होती थी, टॉर्चर से लेके रेप से लेके हर चीज होती थी वहां पे। यहाँ तक कि औरतों के बच्चे भी हो गए, वो बच्चे भी ने भी कभी रोशनी में कदम नहीं रखा, तहखानों में रखे जाते थे लोग। मतलब बहुत ज्यादा जुल्म और सितम की कहानी है। हम्म, हर फैमिली ने सफर किया है, हर परिवार में एक दो लोग तो कम से कम मरे ही हैं, कई में तो बहुत मरे हैं। और आप समझिए कि 15 लाख के करीब लोग जो हैं वो अपाहिज हो चुके हैं इस जंग में। और उससे पहले भी बहुत ऐसे हालात थे, जैसे इनके बाप ने एक जगह है हमा, वहां पे तकरीबन 20 से 40 हजार आदमी मार दिए थे 1982 में। तो अब बहुत सारे ऐसे इन चीजें हैं जो इन्होंने की हैं, इनके परिवार ने की। और माली हालात बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं। 90% सीरियाई लोग जो हैं वो अ, गरीबी रेखा से नीचे पहुंच चुके हैं। हालांकि सीरिया एक समृद्ध देश था, एक वेल टू डू कंट्री था, मिडिल इनकम कंट्री था। तो 70% से ज्यादा लोग जो है वो एड पे डिपेंडेंट है, यूएन के। मतलब आप समझिए कि 1/3 बिल्डिंगें खत्म हो चुकी हैं। मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरा है सीरिया, खासतौर से पिछले 14 साल। और देखा जाए तो पिछले 50 साल ही इस तरह की तानाशाही रही थी। तो अब आप समझ सकते हैं इसकी क्या, उनकी क्या याद रहेगी लोगों को, और क्या उनके लेगेसी रहेगी। सर, इन डेवलपमेंट्स के बाद सीरिया में शरणार्थी संकट और बढ़ेगा या घटेगा? 60 लाख लोग जो हैं वो देश के बाहर हैं इनके। 10 लाख के करीब, 7 लाख जॉर्डन में, 10 लाख के करीब लेबनान में, कुछ लेबनान का एग्जैक्ट पता नहीं है, 40 लाख के करीब तुर्की में, और 10 लाख के करीब जर्मनी में, और मुल्कों में भी हैं। शायद 70 लाख बाहर हैं। अम, अब ये लोग वापस आएंगे, इनमें से कुछ लोग, कुछ की तो बाहर जिंदगी बन चुकी है, तो वो शायद ना आए, पर कुछ इनमें से वापस आएंगे। तो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ह्यूमन कैपिटल, यानी पढ़े लिखे लोग जिनके पास कोई हुनर था, वो लोग वापस आए तो तुर्की का काम चल सके। अब हालात पे है ये निर्भर कि अगर स्टेबिलिटी रही तुर्की में, सीरिया में, अगर स्टेबिलिटी आई, स्थिरता आई, और इस स्थिरता की आने के दो तीन वजूहात हो सकते हैं। एक तो ये जो सारे जिनको रिबेल ग्रुप्स कहते थे, विद्रोही गुट जो थे, ये बटे हुए हैं। अगर इनके बीच में खाना जंगी फिर से शुरू हो गई तो एक मुसीबत हो जाएगी। इनके बीच में इख्तिलाफ भी हैं, क्योंकि 2022 तक ये हयात तहरीर शाम और सीरियन नेशनल आर्मी के बीच में लड़ाई हो चुकी है 2022 में ही। फिर ये जो कुर्द फोर्सेस हैं, इनके और हयात तहरीर शाम के बीच में भी, और सीरियन नेशनल आर्मी के बीच में भी मतभेद है। द्रूज हैं, और भी हैं लोग, अलावाइट्स भी हैं। तो अगर यहाँ पे इनके बीच में नहीं रहा संतुलन तो हालात बिगड़ सकते हैं। कुछ लोग छोड़ छोड़ के सीरिया इस वक्त जा भी रहे हैं, जो माइनॉरिटी अलावाइट पॉपुलेशन के लोग हैं, डर के मारे। अभी तक कुछ उनके खिलाफ हुआ नहीं है कोई ऐसी चीज, पर वो डर रहे हैं कि क्योंकि वो असद के साथ मिले हुए थे, असद खुद अलवी थे, तो वो सरकार में थे, वो लोग, उनके हाथ भी कईयों के खून से रंगे हुए हैं। तो वो इस डर से बाहर जा रहे हैं कुछ। तो कुछ पर काफी लोग वापस भी आ रहे हैं। अ, पर सिर्फ लोगों का वापस आना आम लोगों का काफी नहीं है। उनसे तो फायदा होगा ही, क्योंकि जब एक देश की आबादी बढ़ती है तो उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। पर जैसे मैंने कहा, होनहार लोगों का, हुनर वाले लोगों का वापस आना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि ये जो सैंक्शंस लगे हुए हैं सीरिया पे, जिसकी वजह से सीरिया की रिकवरी नहीं हो पाई है। सीरिया का भविष्य क्या होने वाला है और इसका पूरी दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा? तो सीरिया का भविष्य इस पे ही डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पहले बताया, कि अगर स्थिरता रही या खाना जंगी फिर से शुरू नहीं हुई। दूसरी बात यह है, अगर सैंक्शंस जो हैं सीरिया के ऊपर लगे हुए हैं, अमेरिकन, यूएन के, और क्योंकि जो बाशर अल असद की
सरकार थी उसने ऐसी हरकतें की थी जिसकी वजह से ये लग गए थे सैंक्शंस, EU के भी और US के भी और UN के भी, तो वो हटना बहुत जरूरी है। और ये हयात तहरीर शाम पे भी सैंक्शंस हैं, वो भी हटना जरूरी है, क्योंकि वो जब सैंक्शंस हटेंगे तभी सीरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर से उसकी प्रगति हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी, वरना ये नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका का भी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या अमेरिका का इंटरेस्ट है। अमेरिका के इंटरेस्ट एक तो ये है कि आईसिस वापस ना आए, तो उसके ऊपर कंट्रोल हो, सीरिया में जो फोर्सेस हैं उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखेगा अमेरिका। तीसरी बात यह है इसराइल की सिक्योरिटी देखेगा, जो हम पहले कर चुके हैं बात, जिसपे क्योंकि अमेरिका इसराइल की सिक्योरिटी के बगैर कोई काम नहीं करता। और चौथी बात यह कि अमेरिका ये भी देखेगा कि उनका क्या हुआ बेसिस का, जो रशिया के बेसिस थे, समुद्री बेस एक था, एक वायु बेस था, तो वो सीरिया में रहेगा या नहीं, उसके जो सीरिया में सरकार आएगी उसका क्या रवैया होगा उन बेसिस के। तो ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली और इकलौती सुर्खी बांग्लादेश से आई है। जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारत के साथ रिश्तों में उसका तनाव थोड़ा बढ़ा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे कथित अत्याचार और नई सरकार की भारत विरोधी नीतियों के कारण दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए हैं। इसी बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बातचीत के लिए ढाका पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीम उद्दीन से बातचीत की। उनका यह दौरा दोनों देशों के बीच हो रहे तनावपूर्ण संबंधों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी साल अगस्त में बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था, आप जानते ही हैं। इसके बाद उन्होंने भारत में शरण ली। इस संघर्ष के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बनाया गया। यूनुस के भारत विरोधी नीतियों के कारण बांग्लादेश से भारत के संबंध खराब हो गए। उनके पाकिस्तान और चीन से बढ़ती नजदीकियां भी संबंधों में आई खटास की एक महत्वपूर्ण वजह बनी। इन सब घटनाओं के बाद भारतीय विदेश सचिव की यह यात्रा हो रही है, जो कि बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। मिस्री इंडियन एयरफोर्स के जेट विमान से 1 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंच चुके हैं, जहां पर बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। विक्रम मिस्त्री ने पहुंचने के साथ ही अपने काउंटर पार्ट से द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद वो वहां के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। अपने यात्रा के दौरान उनका बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी शिष्टाचार भेंट करने का कार्यक्रम है। लोगों को उम्मीद है कि विदेश सचिव की इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध सामान्य होंगे। वहीं भारत बांग्लादेश के साथ अपनी चिंताओं को साझा भी करेगा। जाते जाते अब एक जरूरी सूचना सुनते जाइए। इंदौर में फिर से होने वाला है इंदौर का त्योहार, यानी सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक। 20, 21 और 22 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में जुटेंगी देश भर की कला, साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता, संगीत, सिनेमा और खेल समेत तमाम क्षेत्रों की हस्तियां। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक होगा ये जमावड़ा। आप भी पहुंचिए। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। बुलेटिन लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आपको कैसा लगा? आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।